Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. and today we will discuss the concept of ownership in jurisprudence. और अर्लियर वीडियो में हमने ओनरशिप एंड इंसिडेंस ऑफ ओनरशिप डिस्कस कर लिया था एंड नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओनरशिप एज वेल एज वी विल ऑल्सो डिस्कस द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ ओनरशिप. So there are 5 different kinds of ownership that we are going to discuss here. The first is corporal and incorporeal ownership. कॉर्पोरल ओनरशिप सिर्फ टैंजिबल या मटेरियल थिंग्स पर होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी या और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम टच कर सकते हों. और इनकॉर्पोरल ओनरशिप इज़ द ओनरशिप ऑफ इनटैंजिबल थिंग्स, यानी कि अभौतिक चीज़ें या इमटेरियल थिंग्स पर होती है, जैसे कॉपीराइट, राइट ऑफ वे, ट्रेडमार्क. इन सभी का राइट क्या है? इनकॉर्पोरल ओनरशिप है. सपोज़ आपकी पॉकेट में जो मनी है उस पर आपकी कॉर्पोरल ओनरशिप है, क्योंकि मनी मटेरियल ऑब्जेक्ट है. और अगर आप किसी को पैसे उधार दे देते हो, लैंड कर देते हो, तो ये मनी रिकवर करने का राइट क्या है? इनकॉर्पोरल ओनरशिप है. द नेक्स्ट इज सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप. सोल ओनरशिप यानी कि जहाँ एक सिंगल पर्सन के पास ओनरशिप हो, और अगर ओनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में निहित है या वेस्टेड है तो उसे हम को ओनरशिप कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स को ओनर्स होते हैं. नाउ को ओनरशिप इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ओनरशिप इन कॉमन एंड जॉइंट ओनरशिप. ओनरशिप इन कॉमन का मतलब है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का प्रॉपर्टी पर अनडिवाइडेड पोजेशन हो और सभी को ओनर्स कॉमनली प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हों, किसी का भी शेयर प्रोपोर्शनेट ना हो. लेकिन जॉइंट ओनरशिप में एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों ने जॉइंटली ओन किया होता है, और अगर कोनर्स में से किसी एक कोनर की डेथ हो जाती है तो डिजीज्ड कोनर की प्रॉपर्टी उसके एयर्स या सक्सेसर्स को पास ऑन नहीं होती, बल्कि बाकी के कोनर्स में डिसॉल्व हो जाती है, जिसे हम राइट ऑफ सर्वाइवरशिप कहते हैं. तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ओनरशिप इन कॉमन में डिजीज्ड को ओनर का शेयर उसके एयर्स को बाय इनहेरिटेंस मिल जाएगा, और जॉइंट ओनरशिप में डिजीज्ड को ओनर का शेयर बाकी के को ओनर्स में बाय सर्वाइवरशिप डिसॉल्व हो जाएगा. हिंदू सक्सेशन एक्ट ओनरशिप इन कॉमन का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हिंदू जॉइंट फैमिली का मेंबर एक डिजीज्ड को पार्टनर की प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड कर सकता है. द नेक्स्ट इज ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप. ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप में 2 लोग एक टाइम में एक ही प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, लेकिन इनमें से एक उस प्रॉपर्टी को सिर्फ दूसरे के बेनिफिट के लिए ही यूज़ कर सकता है. इसमें 2 लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी होती है, एक ट्रस्टी यानी कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, और ट्रस्टी की ऑब्लिगेशन होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी की बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को यूज़ करे, और दूसरा बेनिफिशियरी यानी कि जिसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दी गई है. तो ट्रस्टी की ओनरशिप सिर्फ नॉमिनल होती है, रियल नहीं होती. और अगर ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच की बात करें तो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ बेनिफिशियरी को बिलोंग करती है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट ट्रस्टी और किसी थर्ड पर्सन के बीच है तो फिर ट्रस्टी ओनर होगा. और मोस्टली ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी ओनरशिप ऐसे पर्सन्स के राइट्स एंड इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट की जाती है जो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकती, जैसे अनबॉर्न पर्सन, इन्फेंट्स या ल्यूनेटिक्स. या फिर वहाँ क्रिएट की जाती है जहाँ कई लोगों का किसी प्रॉपर्टी में कॉमन इंटरेस्ट हो या फिर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सेम प्रॉपर्टी पर. तो यहाँ पर ट्रस्टी ओनर तो है, लेकिन क्या वो बेनिफिशियरी की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या एलिनिएट कर सकता है? यस, ट्रस्टी ऑल्सो हैज़ अ राइट टू एलिनिएट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी की कंसेंट के बिना भी ट्रस्टी प्रॉपर्टी को एलिनिएट कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि एलिनेशन बेनिफिशियरी की इंटरेस्ट में होनी चाहिए. अगर बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट में नहीं है या ट्रस्टी का खुद का कोई सेल्फिश मोटिव है तो फिर वो एलिनेशन लीगल नहीं होगा. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप. Absolute ownership means where all the rights over a thing are centered in one person. जहाँ right to possession, enjoyment, disposal, एक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे rights
एक पर्सन के पास हो, उसे एब्सोल्यूट ओनरशिप कहते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में एब्सोल्यूट ओनरशिप जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि स्टेट के थ्रू कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन रहती है हर किसी की प्रॉपर्टी पर। और लिमिटेड ओनरशिप वहाँ होती है जहाँ ओनर का उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई राइट रिस्ट्रिक्टेड हो। जैसे ओनर अगर रेंट पर दे दे प्रॉपर्टी तो वो उसका यूज़ नहीं कर सकता और उसका पोजेशन भी टेनेंट के पास ही होगा। तो यहाँ ओनर का राइट टू पोजेशन एंड राइट टू यूज़ लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन राइट टू एलिनिएट, राइट टू मैनेज एंड राइट टू इनकम अभी भी ओनर के पास है। और एक एग्जाम्पल है इसका, 1956 से पहले वुमेन की अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर लिमिटेड ओनरशिप होती थी। वुमेन अपनी होल लाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती थी, एंजॉय कर सकती थी, लेकिन एलिनिएशन का राइट नहीं था वुमेन को, वो एलिनिएट नहीं कर सकती थी। और विडो की डेथ होने के बाद हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर हस्बैंड के एयर्स का राइट होता था। नेक्स्ट टाइप ऑफ ओनरशिप इज़ वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट ओनरशिप। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो वेस्टेड ओनरशिप वो ओनरशिप होती है जहाँ वेस्टेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स पूरे हो चुके हों और ओनर का टाइटल ऑलरेडी परफेक्ट हो। जैसे कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की एक सर्टेन प्राइस पर, तो सेल से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ जैसे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट वगैरह सभी पूरी हो चुकी हैं, तो ओनर का राइट परफेक्ट राइट होगा और बायर के पास वेस्टेड ओनरशिप होगी। और वेस्टेड ओनरशिप से रिलेटेड रूल्स सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए हुए हैं। वेयर एज कॉन्टिजेंट ओनरशिप इज़ अ कंडीशनल ओनरशिप। तो कॉन्टिजेंट ओनरशिप कंडीशनल ओनरशिप होती है। कॉन्टिजेंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट किसी न किसी कंडीशन के पूरा होने पर होता है। और कॉन्टिजेंट ओनरशिप से रिलेटेड रूल्स सेक्शन 21 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए हुए हैं। एज वेल एज कॉन्टिजेंट ओनरशिप में ओनर का टाइटल इम्परफेक्ट होता है, लेकिन किसी कंडीशन के पूरा होने पर ही वो टाइटल परफेक्ट बनता है। सपोज़ आपने कोई घर खरीदा, लेकिन इस कंडीशन पर ख़रीदा कि जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आप एनुअली पे करोगे। तो यहाँ हाउस टैक्सेस पे करना कंडीशन है। होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्टिजेंट ओनरशिप एंड वेस्टेड ओनरशिप। नहीं आया तो दोबारा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ मिस्टर ए ने एक विल बनाई और उस विल में लिखा कि मिस्टर ए के मरने के बाद मिस्टर ए की प्रॉपर्टी बी के नाम हो जाएगी। तो यहाँ बी का इंटरेस्ट ए की प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है। बी को कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी पड़ रही यहाँ पर ओनरशिप लेने के लिए। जिस दिन मिस्टर ए की डेथ होगी उस दिन मिस्टर बी खुद ब खुद ओनर बन जाएगा। तो यहाँ बी का राइट सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। कब तक? जब तक ए की डेथ नहीं होती। तो इसे कहेंगे हम वेस्टेड ओनरशिप। लाइकवाइज मिस्टर ए कुछ सम ऑफ रुपीज़ सपोज 10,000 बी के फेवर में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन तब जब वो 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लेगा तब उसके पास ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इन पैसों पर बी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस दिन मिस्टर बी 18 साल का हो जाएगा उसी दिन उसको पैसे मिल जाएंगे। और कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कब होगा? कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट तब होगा जब प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के साथ कोई कंडीशन प्रेसिडेंट या कंडीशन सब्सिक्वेंट जुड़ी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि अगर तुम सी से शादी कर लोगे तो मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में बी का ए की प्रॉपर्टी पर कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के लिए बी को सी से शादी करनी की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। और अगर बी के सी से शादी करने से पहले ए की डेथ हो जाती है तो बी का कोई राइट नहीं होगा प्रॉपर्टी पर। क्यों? क्योंकि ए के मरने से पहले बी ने सी से शादी नहीं की, जो कि एक कंडीशन थी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। एक और पॉइंट है इसमें, सपोज़ कोई प्रॉपर्टी है जो ए के नाम पर है और ए की डेथ होने पर वो बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ बी का वेस्टेड इंटरेस्ट है ए की प्रॉपर्टी पर। और अगर ए की डेथ से पहले मिस्टर बी की डेथ हो जाती है तो मिस्टर ए के मरने पर
बी के लीगल एयर्स उस प्रॉपर्टी पर अपना राइट जता सकते हैं, उनका राइट वहाँ पर होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने की कंडीशन है कि बी को प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब बी की डेथ ए के मरने के बाद हो, दैट मीन्स बी शेल सर्वाइव ए, तो यहाँ बी का कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है और मिस्टर बी के लीगल एड्स मिस्टर ए की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएट राइट क्रिएट करता है और वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई कंडीशन पूरी नहीं करनी होती, लेकिन कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट किसी न किसी कंडीशन के पूरे होने पर डिपेंड करता है। द सेकेंड इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन। तो ट्रांसफरी की डेथ होने से वेस्टेड इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर कंडीशन पूरी ना हुई हो तो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरी की डेथ होने से डिफीट किया जा सकता है। थर्ड इज वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल है, जबकि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र या इनहेरिट नहीं किया जा सकता। एंड द लास्ट इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग इमीडिएट राइट इवन दो इट्स एन्जॉयमेंट में बी पोस्टपोन। तो वेस्टेड इंटरेस्ट को पोस्टपोन किया जा सकता है क्योंकि वो इमीडिएट राइट है, लेकिन कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट प्रेजेंट टाइम में ही क्रिएट नहीं होता, तो उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। एंड द लास्ट टाइप ऑफ ओनरशिप इज़ लीगल एंड इक्विटी ओनरशिप। देखो ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन में आपका इसको मीनिंग बता देती हूँ। इंग्लैंड में जुडिकेचर एक्ट 1873 से पहले दो तरह के कोर्ट होते थे, एक कॉमन लॉ कोर्ट और इक्विटी कोर्ट। तो जो ओनरशिप कॉमन लॉ कोर्ट रिकॉग्नाइज करता था ऑन द बेसिस ऑफ लॉज उसे लीगल ओनरशिप कहते थे, और जो इक्विटी कोर्ट रिकॉग्नाइज करता था उसे इक्विटी ओनरशिप कहते थे। इक्विटी कोर्ट्स जो है नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड कोर्ट थे, उसमें इक्विटी गुड कंसाइंस पर डिसीजन दिए जाते थे। सो इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक इज़ मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंशिएंट मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप। एंशिएंट मोड्स में मनु ने 7 तरह से ओनरशिप एक्वायर करने के मोड्स बताए हैं। द फर्स्ट इज़ इनहेरिटेंस, सेकेंड इज़ गेन, परचेज, कॉन्क्वेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम प्रॉपर पर्सनस। तो ये सब आपको ईजिली आई थिंक समझ में आते होंगे। द नेक्स्ट इज़ मॉडर्न मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप। तो 2 तरह के मोड्स में क्लासिफाइड है मॉडर्न मोड्स, ओरिजिनल मोड एंड डेरिवेटिव मोड। Original mode is the result of some independent personal act of the acquirer himself, यानी कि जो ओनरशिप एक्वायरर ने खुद ओन की हो उसे ओरिजिनल मोड कहते हैं। ओरिजिनल मोड भी 3 काइंड के होते हैं। द फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट मोड, जहाँ किसी ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी का पहले कोई ओनर ना रहा हो। सपोज़ आप फॉरेस्ट में गए, बर्ड शूट करते हो और उसका पहले से कोई ओनर नहीं है, तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मोड होगा। नेक्स्ट इज़ एक्सटेंटिव मोड, जहाँ प्रीवियस ओनरशिप अपने आप एक्सटिंक्ट हो गई हो या समाप्त हो गई हो, जैसे प्रिस्क्रिप्शन के केस में या राइट ऑफ ईजमेंट है। थर्ड इज़ एसेसरी, जहाँ किसी चीज़ की ओनरशिप आपको साथ में मिली हो, जैसे आपने कोई लैंड परचेज़ की तो अगर उस लैंड पर कोई ट्री है तो उस पर आपकी ओनरशिप होगी, या सपोज़ बोरवेल है तो बोरवेल पर भी आपकी ओनरशिप होगी। द सेकेंड टाइप ऑफ मोड ऑफ ओनरशिप इज़ डेरिवेटिव ओनरशिप, जहाँ प्रीवियस ओनर से ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र हुई हो उसे डेरिवेटिव ओनरशिप कहेंगे। जैसे सेल, परचेज, एक्सचेंज, विल, गिफ्ट, इन सभी के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी एक ओनर से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होती है तो उसे डेरिवेटिव ओनरशिप कहते हैं। और इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है, और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना है, और बाकी ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनरशिप के लिए ट्रांसफ़र पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी ट्रांसफ़र के लिए कंपनी एक्ट है। तो इस वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ ओनरशिप डिस्कस कर लिया और मोड्स ऑफ ओनरशिप डिस्कस कर लिया। नाउ जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो में पूछा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप। तो पोजेशन और ओनरशिप में डिफरेंस है दैट ओनरशिप इज़ द बंडल ऑफ राइट्स एंड पोजेशन इज़ वन ऑफ दोज राइट। ये ओनरशिप है
और ये क्या है, ये पोजेशन है। ओनरशिप में और भी राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू यूज़, राइट टू इनकम, राइट टू एलिएनेशन, राइट टू मैनेज, लेकिन पोजेशन उन्हीं में से एक राइट है। सेकेंड डिफरेंस है दैट पोजेशन इज द डी फैक्टो एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम बट ओनरशिप इज द डी जॉर रिकॉग्निशन ऑफ क्लेम। तो ओनरशिप एक राइट है और पोजेशन एक फैक्ट है। तो पोजेशन में हमारा फिजिकल कंट्रोल होता है, लेकिन ओनरशिप राइट है और उस राइट के अंदर और भी कई राइट्स होते हैं। और जो इसका मेन डिफरेंस है वो है एलिएनेशन। मेन डिफरेंस एलिएनेशन का ही है। तो पोजेशन मे बी लॉस्ट ईदर बाय एक्सीडेंट और रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अनदर, बट ओनरशिप कैनॉट बी लॉस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर, विदाउट द कंसेंट। तो ओनरशिप कंसेंट के बिना ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आपकी कंसेंट होगी तो ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, लेकिन पोजेशन बिना आपकी कंसेंट के भी ट्रांसफ़र हो सकता है, चाहे फिर वो एक्सीडेंटली हुआ हो या किसी और के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से हुआ हो। लेकिन पोजेशन आपके हाथ से तब भी जा सकता है जब आपकी कंसेंट नहीं है, लेकिन ओनरशिप आपकी कंसेंट के बिना नहीं जाएगी। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन। होप आपको ओनरशिप और पोजेशन में डिफरेंस पता चल गया होगा। और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेस्टेड ओनरशिप एंड कॉन्टीजेंट ओनरशिप और सोल एंड को ओनरशिप। तो ये दोनों आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।